स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 67th बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये हमारा बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आप लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप हमारे सारे टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं स्टडी मटेरियल का पीडीएफ सेंड करता रहता हूँ और इसका जो टेस्ट सीरीज़ है ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगा। इस वीडियो में मैं पूरे 1 से लेकर 150 तक का प्रश्न, उसके उत्तर और उसके एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 4। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आइए। पहला बोल रहा है यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मा। ब्रह्मा जो होते थे वो क्या करते थे कि जितने भी यज्ञीय कर्मकांड होते थे वो इनका निरीक्षण करते थे। वहीं पे अगर उद्गाता का बात करें तो उद्गाता जो होता था ये सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित होते थे और अधर्व्यू जो होते थे ये यजुर्वेद का मंत्रोच्चार करने वाले पुरोहित होते थे और होता जो थे इन्होंने ऋग्वेद का जो पुनर्सृजन किया था। ठीक है, ये भी एक पुरोहित थे। नेक्स्ट है ये दूसरा नंबर में। दूसरा बोला किस सिंधु स्थल में कर्मचारियों के निवास बने हुए हैं? तो सिंधु स्थल पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा में। वहीं लोथल में आपका बंदरगाह था और कालीबंगा में जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ था और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति मिली थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आइए। तीसरा बोरा निम्नलिखित राज्यों में से किसने शीशे के सिक्के चलाएं? तो तीसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन शासक ने। तो सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहनों का संस्थापक जो था वो सिमुक को माना जाता है और इनका क्षेत्र महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों था। नेक्स्ट आइए फोर्थ नंबर में। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गौ हत्या निषिद्ध करने वाला जैन उल आबिदीन कहाँ का शासक था? तो ये कश्मीर का शासक था और इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। यह बहुत ही उदारवादी शासक था। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में। पांचवा बोरा किस काल में प्रशासन में स्त्रियों का अधिक भागीदारी थी? तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए चालुक्य। चालुक्य प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी। और एक चीज़ और आइए, इसी में कुछ एक्स्ट्रा नोट है कि विक्रमादित्य की 2 पत्नियां थी। एक है लोक महादेवी और दूसरा है त्रैलोक्य महादेवी। ये दोनों सगी बहनें थी और कलचुरी वंश की कन्याएं थी। लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर तथा त्रैलोक्य महादेवी ने त्रैलोकेश्वर नाम से विशाल पाषाण मंदिर भी बनवाया था। तो ये यहाँ पे कलचुरी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 बोरा निम्नलिखित में से किस शासक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? तो 6 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था और इसके समय में केवल 4 कर लगते थे। पहला खराज जो लगान था, खुम्स युद्ध में लूट का माल था, जजिया तथा जकात को वसूल करने का आदेश इसमें दिया गया था। और यह प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और यही जो था ये मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था और बेसहारा महिलाओं के लिए एक नया विभाग दीवान खैरात की भी इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7वां नंबर बोल रहा है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो ये कौन था? तो 7वां का इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था और इसे जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। इसका सबसे महत्वपूर्ण चित्र साइबेरिया सारस का है। 8वां नंबर में आइए।
8वां नंबर बोल रहा है कि उस मुस्लिम विजेता का नाम बताइए जिसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी की आकृति अंकित कर रखी थी। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने चांदी युक्त तांबे का सिक्का जारी किया जिस पर देवी लक्ष्मी और बैल तथा घुड़सवारों की आकृति दर्शाई थी अपने सिक्के पर। इस शासक का नाम भी देवनागरी लिपि में सिक्के पर अंकित था। इस प्रकार के सिक्कों को देहली वाला सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोरा भारत में प्रथम बार टंका तथा जित्तल सिक्के किसने जारी किए हैं? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। यहाँ पे है, यहाँ पे इल्तुतमिश होगा, तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है क्योंकि उसने चांदी के टंके और तांबे का जित्तल प्रचलित किया और वह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में। 10वां बोला किसने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, खुरसान के सुल्तान शाहरुख ने। अब्दुल रज्जाक खुरसान जो कि समरकंद के सुल्तान शाहरुख का राजदूत था, को काली घाट के राजा जमूरिन के दरबार में आया था और उसने देवराय द्वितीय के समय विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था तथा विजयनगर साम्राज्य के बारे में इसने वर्णन किया था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी और अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय से संबंधित थे और इसके समय में तेलुगु साहित्य प्रसिद्ध था और अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवियों से संबंधित थे। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, बोरा की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। 12 नंबर आइए। 12 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसने आरंभ किया? तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम जोन्स। 1783 ईस्वी में वह सुप्रीम कोर्ट का जज भी नियुक्त हुआ था और सर की उपाधि से भी इसे विभूषित किया गया था। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में। 14 नंबर बोल रहा है तत्वबोधिनी पत्रिका को आरंभ किसने किया? तो 14 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने सामाजिक तथा आर्थिक संगठन तत्वबोधिनी सभा एवं उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का भी प्रारंभ किया। इन्होंने केशव चंद्र सेन को इसका आचार्य बनाया था। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 में बोल रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रथम थी? तो 15 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और इसकी स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक डच घड़ीसाज डेविड हेयर की सहायता से अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार हेतु किया था। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में। 16 नंबर बोल रहा है इंडिया लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठन के संस्थापक कौन थे? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में। देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो 17 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद कासिम ननौतवी। और अहमदिया आंदोलन के थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद और कादियानी नदवत के थे उलेमा आंदोलन, ये था अल उलेमा आंदोलन। सिबली नुमानी इसमें थे। एक चीज़ ये दो को आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसका नैनावती हो जाएगा और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदायनी जो थे
ये हो जाएगा अहमदिया आंदोलन के। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया। ठीक है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत की वास्तविक जानकारी देने हेतु इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन करते थे। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में कि बम का दर्शन किसने लिखा था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवती चरण वोहरा ने। चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर जनता को क्रांतिकारी भावना से परिचित कराने के लिए भगवती चरण वोहरा ने बम का दर्शन नामक पर्चा लिखा था। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के बम्बई के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। और ये प्रथम अधिवेशन जो इनका हुआ था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। और गांधी जी इस अधिवेशन में न तो सम्मिलित हुए थे और न ही इस अधिवेशन में कोई संदेश भेजा था। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में, 21 नंबर बोल रहा है कि हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ स्थित है? तो 21 का ये जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गुजरात में स्थित है। और गुजरात में हरिपुरा में विट्ठल नगर नामक पर स्थान पर यह 19 फरवरी 1938 ईस्वी को कांग्रेस का यहाँ 54वां अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, 22 नंबर बोरा बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया? तो 22 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध में। बाबा रामचंद्र ने अवध के किसानों को संगठित किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रूर नामक स्थान से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में, 23 बोरा नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, 24 बोरा भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक कौन थे? तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। लेखक यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी स्वयं 8 अगस्त 1942 की सुबह में बोल रहे थे तथा नेहरू जी उसे लिख रहे थे। तो 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में, 25 नंबर बोरा निम्नांकित को उनके स्थापना के कालक्रम के अनुसार रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो 25 का देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 4 3। तो देखिए, गद्दर पार्टी हो जाएगा 1913 में और इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1925 में, सत्यभक्त ने कानपुर में किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया था और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में, 26 नंबर बोरा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो 26 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यदेव नारायण वर्मा। ठीक है, तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा थे और इसकी स्थापना दरभंगा में 3 मार्च 1809 ईस्वी को हुई थी और इसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, 27 बोरा बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। तो यह कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, 28 नंबर बोरा बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था?
सर्वप्रथम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1887 ईस्वी में। और यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 29 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1893 ईस्वी में। और इसी मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया, पटना जिलों में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे 1917 के दौरान हुए थे। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन हुए, परिणाम स्वरूप बंगाल से संयुक्त बिहार उड़ीसा अलग हुए, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा 1912 ईस्वी के दौरान। और 1936 में फिर बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 15 मार्च 2000 को फिर बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, पूरा पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र अखबार में। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, 32 बोल रहा है सत्ययुग नाम पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो 32 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषोत्तम नारायण नंदा। और स्वराज कथा पत्रिका के संपादक जो थे वो बाल मुकुंद वाजपेयी थे। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, 33 बोल रहा रेवती नाग किस जिला से संबंधित है? तो 33 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर से। रेवती नाग भागलपुर जिला से संबंधित है। ढाका अनुशीलन समिति ने रेवती नाग को भागलपुर क्रांति प्रचार करने के लिए भेजा था। 34 नंबर में आइए, 34 बोल रहा है किस समाचार पत्र ने चंपारण के रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रताप समाचार पत्र ने चंपारण में निल्लहों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया था। और बिहार में नील रैयतों का विद्रोह 1907 से 1908 के दौरान हुआ था और WR गोरेले नामक ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में रैयतों के पक्ष में रिपोर्ट दी थी। 35 नंबर में आइए, 35 बोरा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? तो 1920 के दौरान का यहाँ पे बात कर रहा है, तो 35 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी बाबू बजरंग सहाय ने। ठीक है, और इसी समय 1920 के दौरान ही पटना लॉ कॉलेज के सैयद मोहम्मद शेर और BN कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज छोड़ दिए थे। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, 36 बोरा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि बैठक के लिए कहीं भी स्थान निर्धारित किया जाएगा? तो ये उस समय का एक घटना था पहले का, तो उसमें था निर्णय कि मानसून सत्र ज्ञान भवन में आयोजित किया जाए, न कि विधानसभा में। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ कौन निर्धारित करता है? तो ये राज्यपाल निर्धारित करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? तो 36 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 174(1) के तहत। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, 37 नंबर बोल रहा है कि संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायत का गठन किया गया है? तो यहाँ पे पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में? तो 37 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 के ख में। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें गठन किया गया और पंचायत के अंतर्गत टोटल 29 विषय आते हैं। वहीं पे अगर बात करें अनुच्छेद 243 ट, तो 243 के ट के अंतर्गत पंचायत का निर्वाचन है और अनुच्छेद 243 थ इसके अंतर्गत आपका नगरपालिकाओं का वर्णन है, जिसे 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें नगरपालिका में कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। वहाँ पे अनुच्छेद 262 का बात करें तो ये अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का
न्याय निर्णयन के लिए इसमें उपबंध किए गए हैं। और 263 का अगर बात करें तो इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध के उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर में, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, तो 38 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, उद्देशिका में। इसी को प्रस्तावना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 39 में, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो 39 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यक्षात्मक सरकार। तो अध्यक्षात्मक सरकार इसका विशेषता नहीं होता, बाकी सभी जो है ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर में, केंद्रीय और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के संविधान से। नेक्स्ट है 41 नंबर में, 41 बोल रहा है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 42 नंबर में, 42 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो नागरिकता के अर्जन हेतु, तो 42 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का संपूर्ण शक्ति होगी। ठीक है, अनुच्छेद 11 याद रखिएगा। 43 में आइए, 43 में आप बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो 43 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है ये 44 नंबर में, 44 बोल रहा है, भारत के महान्यायवादी विधि सलाहकार हैं। तो किसके सलाहकार हैं, तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के। और वह भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई में भाग ले सकता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में, 45 बोल रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में, बोल रहा है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से देश के शासन के लिए क्या आधारभूत है। तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के अनुच्छेद 37 द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं तथा विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में, बोल रहा है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो 47 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। अनुच्छेद 56 के 1 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संसद के पद से राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो 61 के तहत। नेक्स्ट है ये 48 नंबर में, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो इसका हुआ था ऑप्शन सी, 1956 में, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में, 49 नंबर बोला, बजट 2020-21 में किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रांची झारखंड में। 50 नंबर में आइए, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2025 तक, और मलेरिया को रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में। 51 बोरा बजट 2020-21 में किन पुरास्थल को प्रतिमान स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा नहीं की गई है? तो 51 में इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल को। बजट 2020-21 में 5 पुरातत्व स्थलों का प्रतिमान स्थलों के रूप में विकास करने की घोषणा की गई है और इसके नाम है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिव सागर असम में, धौलावीरा गुजरात और अदिनचल्लूर तमिलनाडु में। नेक्स्ट आइए 52 में। बोरा बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 52 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.5%। राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है कि सरकार को कुल आय उधार को छोड़कर और कुल व्यय के अंतर को इसमें फिस्कल डेफिसिट या राज्य कोषीय घाटा कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि सरकार ने अपनी कुल आय के मुकाबले कितना अधिक व्यय किया या खर्च किया। नेक्स्ट आइए 53 में। 53 बोरा राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2018-19 में गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या कितनी थी? तो 53 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 5640। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में। 54 बोल रहा है वर्ष 2018-19 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात कितना था? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 34%। नेक्स्ट आइए 55 में। 55 बोल रहा है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 51.5%। और वहीं पे पुरुष साक्षरता दर बात करें तो ये था 71.2%, जबकि बिहार में ओवरऑल साक्षरता दर था 61.8%। ठीक है, और बिहार का साक्षरता दर देश में सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में। 56 नंबर बोल रहा है कि वर्ष 2018 में बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 56 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बता दें कि जैसे बहुत सारे छात्र, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि वर्ष 2018 में बिहार में बाघों की संख्या कितनी होगी। मेरे अक्सर टेस्ट सीरीज पे ये कमेंट हमेशा रहते हैं, कुछ छात्रों का, गिने चुने छात्र रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर ये तो 2018 का है, सर 2021 का बताइए। तो आप जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र भी कमेंट करते हैं तो मुझे भी हंसी आ जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उन्हें बस चाहिए 2021 जो अभी जो है वो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मतलब जो है वो 2021 में वो आया भी रिपोर्ट है या नहीं आया है। उन्हें कोई तथ्यात्मक रूप से उन्हें कोई भी नॉलेज ज़रूरी नहीं रहता है, तो वो लोग तुरंत केवल देखते हैं 2021 का है तभी करंट अफेयर्स छूते हैं, नहीं तो नहीं छूते हैं। तो ऐसा ही बहुत सारे छात्रों का एग्ज़ाम में ये जैसे पूछ दिया था, बीपीएससी वगैरह में पूछते रहता है, तो वो हमेशा 2021 का खोजते हैं, जो उन्हें मिलता नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन में जब 2018 पूछता है तो वो लोग गलत कर देते हैं। अब आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि एक चीज़ बताइए कि बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 जो प्रकाशित जो आया है उसको प्रकाशित किया गया है 29 जुलाई 2019 में, उसके बाद अभी तक रिपोर्ट आया ही नहीं है, तो हम 2021 का आपको बाघ का रिपोर्ट का संख्या कैसे हम बताएंगे? तो हम वही रिपोर्ट लेके चलेंगे जो सबसे लेटेस्ट है। तो सबसे लेटेस्ट है बाघ गणना रिपोर्ट 2018, इसका प्रकाशन हुआ है 29 जुलाई 2019 को, तो हम 2021 का रिपोर्ट में डाटा आपको कहाँ से देंगे ऑथेंटिक? तो आपको जानने की बात है कि कब लेटेस्ट कौन सा है, ठीक है, उस हिसाब से करंट अफेयर्स तय होता है, ना कि 2021 के केवल है तो केवल उसी का रिकॉर्ड तय कर दें। इसमें से अब क्या चीज़ है, एक चीज़ देख लें, तो जो लेटेस्ट जो बाघ गणना रिपोर्ट है 2018, उसके पहले 2014 में हुआ था। तो 2014 से 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% की बढ़ोतरी हुई है और भारत में बाघों की कुल संख्या 2967,
यानी 2967 हो गई है। एक चीज़ और है, इसमें सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है जो कि 526 है, और दूसरे स्थान पे कर्नाटक है जहाँ पे 524 बाघों की संख्या है। एक चीज़ और है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, देश के सबसे ज़्यादा बाघ वहीं पे पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे 231 बाघ हैं। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि विश्व के कुल बाघ आबादी के 70% बाघों का भारत में निवास है, और भारत में कुल बाघ आबादी का 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं, मतलब टाइगर रिजर्व में रहते हैं। तो ये सब कुछ डाटा है, ठीक है। तो अब ये रिपोर्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके भी हम डिटेल हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें सारा रिपोर्ट है जो भी है, तो आप लोग को वहाँ पे डाउट क्लियर करवा देंगे। नेक्स्ट आइए 57 नंबर में। 57 बोल रहा है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में शहरीकरण था। तो उस समय कितना शहरीकरण था? तो 57 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी 11.3%। नेक्स्ट आइए 58 में, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार ईएसआई में भी पूछ चुका है और बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ है। तो 58 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो भारत की ये नदियाँ जो हैं ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, और ये डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि नर्मदा के भ्रंश घाटी से और ताप्ती के भी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण इसमें गाद का अभाव हो रहता है, जिस कारण ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जबकि ये एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुई अरब सागर में कैम्बी की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। वहीं ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, और इसका उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियां से ये निकलती हैं, और यह नदी भी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में। 59 नंबर बोल रहा है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है? तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख में। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, और यह जो है यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, और गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। 60 नंबर में आइए। 60 नंबर बोला भारत के निम्नांकित राज्यों में से कौन तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा, और ये बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में। 61 बोरा हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो ये हो जाएगा 61 का ऑप्शन डी बृहद हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। 62 बोर्ड निम्नलिखित में से कौन सीसा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जावर, और ये राजस्थान में है। और वहीं पे जादू गुड्डा अगर बात करें तो जादू गुड्डा जो है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में है। और तलचर का अगर बात करें तो तलचर जो है ये कोयला के लिए और हैवी वाटर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा में है। और गुरु महिसानी जो है ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मयूरभंज में है, और ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट आइए 63 नंबर में। 63 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी लेक विनिपेग जो है ये कनाडा में स्थित है, और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये दक्षिणी आल्प्स जो है ये आपका न्यूजीलैंड में अवस्थित है, और ग्रेट कैनियन जो है ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में। 64 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पोत निर्माण, यहाँ पोल नहीं होगा, यहाँ पे पोत यानी कि बंदरगाह निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो 64 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए
फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट आइए, 65 नंबर में, 65 नंबर बोल रहा है पेट्रोलियम कच्चा शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है। तो पेट्रोलियम कच्चा में शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका हो गया है अब सबसे शीर्ष उत्पादक देश में। पहले सऊदी अरब था, लेकिन अब अमेरिका हो चुका है। 66 नंबर आइए, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है, तो किस चीज़ का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदी का। ठीक है, और सोना का सबसे बड़ा सर्वाधिक उत्पादक देश पूछेगा तो उसमें चीन हो जाएगा, और सोना में अगर द्वितीय उत्पादक देश पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया में जो सोने का 2 खदान है जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, वो है कालगुरली और एक है कुलगाड़ी। ये पूछता है कि कालगुरली किस लिए प्रसिद्ध है, या फिर कभी कभी पूछता है कि कालगुरली सोना का खदान किस देश में है, और कुलगाड़ी। तो ये दोनों याद रखिएगा, कालगुरली और कुलगाड़ी दोनों जो है सोने के खदान है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और एक चीज़ और है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो इसका भी आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जबकि बॉक्साइट का संचित भंडार सर्वाधिक गिनी में स्थित है। नेक्स्ट आइए 67 में, बोला कौन सा देश लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, लौह अयस्क में। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है चीन जो है सर्वोच्च स्थान रखता है लौह अयस्क के उत्पादन में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है स्थान, उसके बाद ब्राजील का, और उसके बाद भारत का है। नेक्स्ट आइए 68 में, नेपाल की सीमा को बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं। तो ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछता है और पूछा गया भी है बीपीएससी के एग्जाम में। पहला कि नेपाल की सीमा को बिहार के कितने राज्य टच करते हैं, और दूसरा कि नेपाल की सीमा को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो ये दोनों आज आपका हम डाउट क्लियर कर देंगे, और आप लोग कॉपी अगर पेन लिए हुए हैं तो नोट कर लीजिए। अगर पूछेगा कि नेपाल की सीमा को बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल आपका 7 जिले। कौन कौन वो जिले हैं, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और पूछेगा नेपाल की सीमा को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो ये दोनों डाउट आपका आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए 69 69 बोला समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। तो 69 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 153 फीट या फिर 53 मीटर। नेक्स्ट आइए 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार की जलवायु है। तो 70 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट है ये 71 में, बोल रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। ठीक है, किस क्षेत्र में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर पूर्वी मैदान में। तो 71 का देख लीजिए, 71 उत्तर पूर्वी मैदान यानी उत्तर पूर्वी बिहार, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और इसी में आपका किशनगंज आता है जहाँ पे बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट है ये 72 में, उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, कहाँ पे स्थित है। तो 72 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण में। और यहीं पे आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है ये 73 में, 73 नंबर बोरा कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, गामा किरण उत्सर्जित करता है। और ये कोबाल्ट का ही एक समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स होता है। और प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कोबाल्ट अस्थाई होता है, लेकिन कोबाल्ट 60 एक मानव निर्मित रेडियो आइसोटॉप्स है जिसका व्यापारिक प्रयोग भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में, 74 बोरा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है।
तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए नियंत्रित विखंडन के द्वारा। और सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो संलयन के द्वारा होती है, न्यूक्लियर संलयन के द्वारा। नेक्स्ट है ये 75 नंबर में शुष्क सेल है। तो ये एक प्राथमिक सेल होता है, ठीक है। और शुष्क सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल भी होता है जो कम बिजली में चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टॉर्च, कैलकुलेटर इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। 76 नंबर में ये उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पायरोमीटर, ठीक है। वहीं पे आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, और घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर, ठीक है। और टैकोमीटर से वायुयान और मोटर नाव की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट है ये 77 में पारा जमता है। तो पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट आइए 78 नंबर में 78 बोरा वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, जबकि द्रव्यमान, आयतन और भार जो है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट है ये 79 में बोला कि जेट ईंधन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी रैखिक संवेग संरक्षण, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। 80 नंबर में आइए 80 बोरा ग्रहों के गति नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन सी केपलर ने। नेक्स्ट है 81 नंबर 81 बोरा पृथ्वी का प्लायन वेग है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 82 में आइए बोरा भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो कितने में? तो 24 घंटा में। यही कारण है कि पृथ्वी भी 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है और भूस्थायी उपग्रह भी। तो क्या होता है कि पृथ्वी से देखने पर वो अस्थायी प्रतीत होता है। और इसकी ऊंचाई जो होती है जनरली 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। और यह भूमध्य रेखीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और इनका जो उपयोग होता है वो दूरसंचार माध्यमों में किया जाता है, जैसे कि सैटेलाइट फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेडियो प्रसारण, इंटरनेट, नेविगेशन आदि इत्यादि में। नेक्स्ट है 83 में बोरा किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो 83 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल में का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है 84 में 84 बोरा पृथ्वी की भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम। नेक्स्ट है 85 नंबर में 85 बोरा डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन। 86 नंबर आइए 86 बोरा कार्बन की क्रिस्टलीय रूप है। तो 86 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा। कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप होता है वो हीरा है। नेक्स्ट है 87 में नायलॉन है। तो नायलॉन क्या है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीएमाइड है। ये जो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 88 में किस संश्लेषित रेशा, यहाँ रेखा नहीं होगा, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 88 का सी हो जाएगा रेयॉन, ठीक है। बहुत लोग नायलॉन मार देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर रेयॉन होगा। नेक्स्ट है 89 में 89 बोल रहा है पेट्रोल एक मिश्रण है। तो पेट्रोल किसका एक मिश्रण है? तो 89 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एल्केन का, ठीक है। नेक्स्ट है 90 नंबर में 90 नंबर बोल रहा है किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? तो 90 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटेन का प्रयोग। 91 नंबर में आइए 91 नंबर बोल रहा है हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कट करके हाइड्रोकार्बन कर दीजिए।
हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत यहाँ पे कोयला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 में आइए, 92 बोल रहा है सबसे भारी धातु कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्मियम। नेक्स्ट आइए 93 में, 93 बोल रहा है दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कैसीन। ठीक है। नेक्स्ट आइए 94 में, 94 बोल रहा है कि कपास के रेशे मिलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में, 95 बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा, तो उसका रक्तचाप घटता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो 96 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ दी एबव। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व जो है वो पाया जाता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आइए 97 नंबर में, 97 नंबर बोल रहा है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडवाहिनी में। नेक्स्ट आइए 98 में, 98 बोल रहा है इंसुलिन प्राप्त होता है, तो ये डलिया के जड़ों से, तो डहलिया भी इसको बोलते हैं डहलिया, तो डलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ बीमारी, अग्नाशय की, लैंगरहेस की दीपिकाओं की, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इसमें इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति का जो रक्त में होता है शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे उसे डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। 99 नंबर में आइए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो 99 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिब्रम। ठीक है, सेरेब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में, 100 नंबर बोल रहा है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो 100 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत में पित्त का निर्माण होता है। 101 में आइए, 101 में बोल रहा है लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये अस्थि मज्जा बोन मैरो में होते हैं, तो 101 का इसमें ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आइए 102 में, 102 बोल रहा है पुष्प किसका रूपांतरण है, तो 102 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्रांकुड़ का। नेक्स्ट आइए 103 में, 103 नंबर बोल रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले के सही क्रम यानी कि घटते क्रम में सजाएं, तो सबसे पहले 103 का देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले शिवहर हो जाएगा, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा और उसके बाद वैशाली, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 104 में, बोरा जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर है, तो ये हो जाएगा भारत की तुलना में अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा 104 का। और देखिए बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक है, भारत का जो है वो है 17.7% और बिहार का है 25.4%। नेक्स्ट आइए 105 में, 105 बोरा जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है, तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण में, यहाँ पे 6.35% पाया जाता है। उसके बाद है कटिहार में जहाँ पे 5.86% है। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में, बोरा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्रपति के निर्वाचन के रूप में कितना क्रम है, तो यहाँ पे इनका हो जाएगा 46वें राष्ट्रपति बने हैं और ये किस पार्टी के हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। इससे पूर्व में ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित हो चुके हैं, प्रथम बार उपराष्ट्रपति बने थे 2008 में और दूसरी बार 2012 में ये उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। साथ ही इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस जो हैं वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली पहली महिला बन गई हैं और कमला हैरिस पहली अश्वेत महिला हैं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंची हैं। ऐसा पहली बार होगा कि भारतीय मूल से जुड़ी कोई महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद संभालेंगी।
इससे पूर्व ये 2017 में कैलिफोर्निया में सीनेटर के पद पर निर्वाचित हो गई थी। उनकी माता जो है वो तमिलनाडु की श्यामा गोपालन है, जबकि इनके पिता जो हैं ये जमैका के अश्वेत डोनाल्ड हैरिस थे। कमला हैरिस 49वें उपराष्ट्रपति बनेंगी। 107 नंबर में आइए। 107 बोला बिहार के किस जिले में पहला रिंगिंग वर्ड स्टेशन शुरू हो गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। तो भागलपुर में ये शुरू हो चुका है और यहाँ पे क्या होगा कि इसके खुल जाने से अब बिहार आने वाले प्रवासी पक्षियों और गरुड़ों को रिंग पहनाकर उनके प्रवास, विकास, संख्या और उड़ान मार्ग और प्रजनन आदि का अध्ययन किया जा सकेगा। और बिहार के अलावा देश के 3 राज्य तमिलनाडु के पॉइंट कालीमेयर, राजस्थान के भरतपुर और उड़ीसा के चिल्का में रिंगिंग सेंटर है। तो अब बिहार में हो गया। इस तरह से कुल अब 4 राज्यों में हो गया है। नेक्स्ट आइए 108 में। 108 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रणब मुखर्जी के बारे में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वे गृह मंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री रहे थे और ये वित्त मंत्री आपके, और उसके बाद फिर विदेश मंत्री भी रहे हैं। विदेश मंत्री ये रहे 2006 से 2009 के बीच, और वित्त मंत्री रहे हैं ये 1982 से 84 तक, और उसके बाद 2009 से 12 तक भी थे। ठीक है, तो ये रहे हुए हैं, और विदेश मंत्री ये 2006 से 9 तक थे। ठीक है, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे ये 1991 से 1996 तक। और उसके बाद एक चीज़ और है, और इन्हें 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में। 109 बोला पंडित जसराज अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो थे ये शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। ठीक है, और ये मेवाती घराने से संबंधित थे, और इन्हीं के नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण भी पंडित जसराज के नाम से किया है। 110 में आइए, ध्रुवास्त्र क्या है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और यह तीसरी पीढ़ी की है जो कि नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण हेलिना का ही परिवर्तित नाम है। 111 में आइए। 111 में बोला बिहार में महिलाओं द्वारा अपना बैंक कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो 111 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट आइए 112 में। 112 में बोल रहा है बिहार में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति थे? तो 112 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश प्रसाद सिंह, और यह 1968 ईस्वी में मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट आइए 113 नंबर में। 113 बुरा बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 113 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशिर सिन्हा को। एक बार इसको लेटेस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि अभी भी यही है या फिर चेंज हो गए हैं। 114 नंबर में आइए। 114 बुरा ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो 114 के याद रखिएगा, ऑप्शन ए है बिहार। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य। नेक्स्ट आइए 115, बिहार के किस जिले के डीएम को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 115 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, क्यों? क्योंकि सहरसा के डीएम शैलजा शर्मा को और भागलपुर के डीएम को भी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे आपका सहरसा और भागलपुर हो जाएगा। तो इसमें एक ही नाम दिया गया है, जबकि एक भागलपुर भी है। 116 में आइए। 116 बुरा हाल ही में बिहार के किस स्थान को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है? तो 116 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय के कांवड़ झील को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है। और एक चीज़ और नोट कर ले, अगर पूछेगा भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं, तो याद रखिएगा
कि रामसर यानी कि आर्द्रभूमि साइट, ठीक है। रामसर जो है ये ईरान में है और इसी में एक सम्मेलन हुआ था 1971 में। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो भारत में अब टोटल जो हो गया है 42 जो हो गए हैं आर्द्रभूमियों की संख्या हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे लेटेस्ट जो है अब पूछेगा अगर, तो एक हो गया है आपका कांवड़ ताल, ठीक है। कांवड़ ताल जो है वो आपका बिहार में 2020 में रामसर सूची में शामिल किया गया है। और सबसे लेटेस्ट जो शामिल किया गया है वो सोकर आर्द्रभूमि परिसर लद्दाख में शामिल किया गया है, जिससे अब इसकी संख्या 42 हो गई है। नेक्स्ट आइए 117 नंबर में। 117 बोल रहा है इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत आइडिया देने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो 117 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। 117 हो गया। नेक्स्ट आइए 118 में। 118 बोला हाल ही में पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में किस देश ने खिताब जीत लिया। तो 118 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 टीम भारत ए, भारत बी, बांग्लादेश तथा थाईलैंड की टीम ने भाग लिया और फाइनल में बांग्लादेश ने इंडिया बी टीम को पराजित किया, ठीक है। इस प्रकार वर्ष 2019-20 T20 4 देशों के सीरीज को बांग्लादेश की टीम ने जीत लिया। नेक्स्ट आइए 119 नंबर में। बोरा हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। तो 119 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात राज्य में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट आइए 120 नंबर में। 120 बोरा हाल ही में बिहार के किस जिले में मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 120 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बांका जिले में। नेक्स्ट आइए 121 नंबर में। निसर्ग चक्रवात किस राज्य में आया था। तो 121 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। 1 से 4 जून 2020 के मध्य भारत का महाराष्ट्र राज्य अरब सागर के ऊपर निर्मित प्रचंड चक्रवाती तूफान निसर्ग से प्रभावित रहा था। नेक्स्ट आइए 122 नंबर में। 122 बोरा निम्नलिखित में से कौन आइसलैंड के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो 122 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गुडनी जोहानसन। और फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री 34 वर्षीय साना मारिन फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट आइए 123 नंबर में। 123 बोरा आईपीएल के 13वें संस्करण का फाइनल मैच विजेता मुंबई रहा, वह कितनी बार विजेता अब तक रह चुका है। तो 123 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 बार वो रह चुका है। नेक्स्ट आइए 124 में। 124 बोल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। तो 124 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 74 सीटें जीती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए 125 में। 125 बोला बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कुल कितने चरण में संपन्न हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई। तो क्यों? क्योंकि कुल 3 चरण में यहाँ पे संपन्न हुआ है। नेक्स्ट आइए 126 में। बोरा बिहार विधानसभा चुनाव में कितने निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो 126 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार चक्काई सीट से सुमित कुमार सिंह विजेता रहे हैं, ठीक है। जबकि इसी चुनाव में AIMIM ने 5 सीट, हम ने 4 सीट, VIP ने 4 सीट और लोजपा ने 1 सीट और बसपा ने 1 सीट जीती हैं। नेक्स्ट आइए 127 में। वर्ष 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो 127 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजिंग में। नेक्स्ट आइए 128 में। 128 बोल रहा है अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ। तो 128 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में।
नेक्स्ट आइए 129 नंबर में, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? FIR आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आइए 130 में, 130 बोल रहा है कि किस रेलवे स्टेशन पर वायु प्रदूषण से निपटने हेतु ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है? तो 130 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, नासिक में। नेक्स्ट आइए 131 नंबर में, बोल रहा है 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? तो 131 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 महिलाएं। 243 सीट में 26 महिलाएं, जो कि पूरे का 10.6% होता है। नेक्स्ट आइए 132 में, बोरा वर्तमान में देश में कितने रामसर साइट हैं? तो यहाँ पे 132 का हो जाएगा, यहाँ पे गलत है, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 42 है टोटल, अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आइए 133 में, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 76वां स्थान है। नेक्स्ट आइए 134 में, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ग्रेटा थनबर्ग को घोषित किया गया, वह किस देश की निवासी थी हैं? तो 134 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वे स्वीडन की निवासी हैं। नेक्स्ट आइए 135 में, 135 बोरा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 और COP25 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो 135 का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन में। नेक्स्ट आइए 136 में, बोरा 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील में। 13 से 14 नवंबर 2019 के मध्य ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में ब्रिक्स देशों के 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 137 में ये महाचक्रवात अम्फान नाम किस देश के द्वारा सुझाया गया है? तो 137 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड के द्वारा, जो 20 मई 2020 को यह महाचक्रवात अम्फान दीघा पश्चिम बंगाल के निकट आया था। नेक्स्ट आइए 138 नंबर में, 138 बोरा किस पूर्वोत्तर राज्य में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु दिसंबर 2019 में अधिसूचना जारी की गई? तो 138 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। और ये एक्ट ईस्ट नीति का ही एक योजना है। नेक्स्ट आइए 139 नंबर में, 139 बोरा अमेरिका व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2019 की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं है? तो 139 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नीता अंबानी इस सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आइए 140 में, 140 बोरा किस देश से मंगल मिशन तियानवेन-1 जुड़ा हुआ है? तो 140 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन से, जो कि 23 जुलाई 2020 को चीन का मंगलयान मिशन तियानवेन-1 प्रक्षेपित किया गया है। और यह अंतरिक्ष यान के फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने की संभावना है। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैथ का होगा, इसका मैं केवल आंसर बता दूंगा और आप लोग उसका आंसर खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो वो क्वेश्चन नंबर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए यहाँ पे 141 है, 141 का देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और एक यहाँ 141 का ये हो गया और फिर यहाँ पे हो गया, तो 141 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आइए 42 में, 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9:14। नेक्स्ट आइए 143 में, 143 का इसका सही आंसर हो जाएगा, 143 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5.5/23 घंटे। नेक्स्ट आइए 144 में, 144 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.4। नेक्स्ट आइए 145 में, तो 145 का इसका जो हो जाएगा सही आंसर 145 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5%। नेक्स्ट आइए 146 का, 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/100। नेक्स्ट आइए 147 में, 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 350 रुपया।
नेक्स्ट आइए 148 का। 148 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42.24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए 149 नंबर। 149 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60। ठीक है, और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन एक जो है वो एक और मैथ्स था, तो एक उसका अलग पेज बन गया था, तो वो छोड़ दीजिए, आप लोग 149 तक ही रहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 भी ख़त्म हो गया है। अब आप का तैयारी और जोर शोर से करवाएंगे, बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में, तो अब बहुत सारा जो टॉपिक वाइज भी हम टेस्ट लेने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और करंट अफेयर्स का भी स्पेशल टेस्ट हम इसमें करवाने जा रहे हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सारे का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।